हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे जितने भी एसएससी में अभी तक पूछा गया है क्वेश्चंस है। जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को हड़प्पा सभ्यता से जितने भी पूछे गए हैं सबको हम लोग इस वीडियो में विस्तार पूर्वक देखेंगे, जो सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। अब बात आती है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो है ना, वर्तमान में मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट जो है पश्चिमी पंजाब यानी पाकिस्तान में है। वर्तमान में हड़प्पा हड़प्पा की खोज किसने किया? तो राय बहादुर, दयाराम साहनी, व्हीलर और माधव स्वरूप वत्स, ये तीनों मिल करके हड़प्पा सभ्यता की खोज की। कब? तो 1921 ईस्वी में खोज किए। हड़प्पा प्रेजेंट टाइम में रावी नदी के तट पे है। कौन? रावी नदी के तट पे है। हड़प्पा से क्या क्या चीज़ मिला है? तो हड़प्पा से अन्न भंडार, कांस्य की गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ का एक चित्रित मुद्रा कॉइन मिला है, मछुआरे का एक चित्र मिला है, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग मछुआरे मत्स्य पालन भी करते थे। शंख का बैल मिला है, कांस्य का एक दर्पण मिला है। इस तरह से हड़प्पा से इतनी सारी चीज़ों का खोज हुई है। और बात करते हैं हड़प्पा का जो है हड़प्पा जो है हड़प्पा की जो है तिथि कब से कब तक है? 2350 ईस्वी पूर्व से लेके 1750 ईस्वी पूर्व तक को माना गया है। कैसे खोजा जाता है? तो रेडियो कार्बन 14 जो होते हैं, कार्बन 14 जैसी नवीनतम विश्लेषण सिस्टम के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि को निर्धारित की गई। कब से कब तक? 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व तक। तो स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा से लेके जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है एसएससी में, सबको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और आगे भी वैदिक सभ्यता से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो बने रहें। स्टार्ट करता हूँ। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक सिस्टम क्या थी, पद्धति क्या थी? तो वे उचित समतावादी के लोग थे, यानी उच्च समतावादी के लोग थे। तो कैसे? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक सिस्टम उचित समतावादी थी। संदर्भ नगर अनेकानेक परंपराओं और प्रथाओं की पृष्ठभूमि वाले अनेकानेक लोगों के सम्मिलन केंद्र थे तथा समाज में किसी अंतर संघर्ष के चिन्ह हमें प्राप्त नहीं होते हैं। हड़प्पा की सभ्यता, सेकेंड क्वेश्चन है कि हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति जो सही है? तो कौन सा उक्ति सही है? तो देखते हैं। तो उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप लोग, एसएससी 1999 में पूछा गया क्वेश्चंस है। सभी पूछा गया क्वेश्चंस को मैंने लिया हूँ। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः मार्त देवी की उपासना करते थे, साथ ही पशुपति की उपासना भी करते थे। इस देवता के कई रूपों का अंकन हमें संदर्भ पुराशेषों में परिलक्षित होता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर अंकित त्रिमूर्ति पुरुष को मार्शल ने ऐतिहासिक काल में शिव का प्राक रूप कहा है। क्वेश्चन थर्ड देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? ये पूछा गया है। देखते हैं 2001 में एसएससी में किससे बनाए जाते थे? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ईंट से। नेक्स्ट देखते हैं। घाटी संस्कृति की विशेष इसकी नगर योजना प्रणाली थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगरों के अपने अपने दुर्ग, यानी अपने अपने दुर्ग थे, जहां शासक वर्ग के लोग रहते थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक एक उससे निम्न स्तर का शहर था, यानी एक बड़े स्तर का था उच्च शहर, एक निम्न स्तर के यानी मिडिल क्लास लोगों का, व्यापारी सबका था, जहाँ ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। इस संस्कृति के अधिकांश मकान ईंटों के बने होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो गलियां चौड़ी और सीधी होती थी, जो देखने में काफ़ी अच्छी होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे के समकोण पे काटती थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा के निवासी थे। हड़प्पा के निवासी कैसी थी? तो शहरी थे, वे एक तरह से शहरी थे। नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, अतः यहाँ के अधिकांश निवासी शहरी थे। ठीक है। हड़प्पा, सिक्स क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते थे? ये स्टेनोग्राफर में पूछा गया है, देख सकते हैं 2005 और 10 में। तो बात करते हैं हड़प्पा जो थे रावी नदी के तट पे थे, और मोहनजोदड़ो की बात करें तो यह सिंधु नदी के किनारे थे। इस तरह से
इसमें ऑप्शन देखा जाए तो आप लोग देख सकते हैं, हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थे। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे प्रथम थे, यानी सर्वप्रथम थे? तो कपास उत्पादन है। कपास अभी प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। कपास काली मिट्टी में होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन हड़प्पा वासियों ने किया था। कपास सिंधव लोगों की मूल फसल थी, इसी कारण यूनानी सिंधु सभ्यता को सिंडन यानी सिंडन कहने लगे थे, जो सिंधु शब्द से निकला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। सिंधु घाटी की खुदाई से मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं? तो कौन से हैं? तो मुद्राएं यानी कॉइन है। सीपीओ में पूछा गया है 2003 में। सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व था। इसकी पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल में अनाज के बड़े बड़े कोठारों के पाए जाने से ही नहीं होती, बल्कि बड़े भूभाग में ढेर सारी मिट्टी की मोहरें, एक लिपि और मानकीकृत माप तोल प्रणाली के अस्तित्व से होती थी। हड़प्पा लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु, हड्डी आदि का व्यापार करते थे। ये लोग अपने तैयार माल को पड़ोस के इलाकों के लिए नावों और बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे। बहुत सी हड़प्पाई मोहरें मेसोपोटामिया की खुदाई में निकली है, जिससे प्रतीत होता है कि हड़प्पाई लोगों ने मेसोपोटामियाई नागरिकों के कई प्रसाधनों का अनुकरण किया। अतः अवशेषों की खुदाई में प्राप्त मुद्राओं से इस सभ्यता के व्यापार एवं आर्थिक गतिविधि का पता चलता है। देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कांस्य युग की थी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कांस्य युग की थे। क्वेश्चन नंबर 10। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय वहाँ की कृषि यानी एग्रीकल्चर थे, ये पूछा गया है। देख सकते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग का व्यवसाय कृषि था। अधिक उत्पादन में उन्हें व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे कि व्यापार व्यवसाय उन्नत अवस्था में पहुंच गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिपि जो है ना अज्ञात है, अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। सिंधु घाटी लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह, 250 से 400 तक अक्षर हैं, जो सेलखड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो चनहुद्रो यह सिंध यानी पाकिस्तान प्रांत में पड़ता है। चनहुद्रो का खोज की बात करें तो अर्नेस्ट मेके और एन.जी. मजुमदार किए थे। 1931 ईस्वी में खोज किए थे। यहाँ से पूछा जाता है चनहुद्रो से क्या क्या प्राप्त हुई है? मन के बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, लिपस्टिक, कांस्य की गाड़ी, वक्राकार ईंट, कंघी वगैरह, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल, पाउडर प्राप्त हुई है। कहाँ से? चनहुद्रो से। अब आता है हड़प्पा। हड़प्पा से क्या प्राप्त हुई? अन्न भंडार, कांस्य की गाड़ी, मछुआरे का चित्र, कांस्य का दर्पण। काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब पूछता है कालीबंगा। कालीबंगा जो है राजस्थान में है, जिसको हनुमानगढ़ में प्रेजेंट टाइम में है। इसकी खोज 1953 के आसपास अमलानंद घोष किया था। ये घग्गर नदी के किनारे है वर्तमान में। यहाँ से क्या प्राप्त हुई? जुटे हुए खेत का साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड कालीबंगा से प्राप्त हुई है। अलंकृत ईंट, चूड़ियाँ, संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य, लकड़ी की नाली प्राप्त हुई है। कहाँ से? कालीबंगा से। अब पूछा जाता है मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर नामक व्यक्ति साइंटिस्ट ने किया था। मोहनजोदड़ो वर्तमान में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। विशाल स्नानागार, पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक प्राप्त हुई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। चनहुद्रो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर है। यहाँ सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ से बड़ी मात्रा में प्रसाधन सामग्री मिली है। यह औद्योगिक नगर था। मेके ने यहाँ से अनेक मनके बनाने का कारखाना ढूंढा है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 इंपॉर्टेंट। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? तो हड़प्पा था। हड़प्पा की खोज किस नदी के किनारे है? यह रावी नदी के किनारे है। इसकी खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं।
भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था। हड़प्पा की जब खोज 1921 ईस्वी में हुई थी तब यह अखंड भारत का एक भाग था। वर्तमान में यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत यानी माउंट गोमरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, अवस्थित है। हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, जबकि मोहनजोदड़ो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है। कितना 250 हेक्टेयर में बसा हुआ है मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब देखते हैं मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन था, तो धान्यगार जो है ना मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार वहां पाया गया सबसे बड़ा स्मारक था। इसकी उत्तर से दक्षिण की और लंबाई पूछा जाता है 54.85 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर 32.90 मीटर थी। मोहनजोदड़ो का धान्यगार 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा था, जो वहां की सबसे बड़ा भवन था। कौन था, तो धान्यगार। पुरालेख विद्या का अभिप्राय है क्या, तो शिलालेखों का अध्ययन, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन 16, अफवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था, तो किस सभ्यता के लोगों ने किया था, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। इंपॉर्टेंट है। अफवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम का सर्वप्रथम निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। 17 क्वेश्चन, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई, तो यह खोज कहाँ पे हुई, तो लोथल में। यह खोज कहाँ पे हुई, तो लोथल जो है वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद में है। और किसने इसकी खोज किया, तो 1957 ईस्वी में। 1957 ईस्वी में रंगनाथ राव खोज की थी। गुजरात में यह भोगवा नदी के तट पे है। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुई है, गोडीबाड़ा, वृत्ताकार तथा चौकोर अग्नि वेदिका, हाथी दांत, चावल और बाजरे पर दोमुहे राक्षस का अंकट प्राप्त हुई है। चलाक लोमड़ी का चिन्ह भी प्राप्त हुई है लोथल से। माप तोल से संबंधित साक्ष्य मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुई है। लोथल से हाथी दांत का बना मापक मिला है। यहाँ से गोदीबाड़ा यानी डॉक यार्ड यानी नौ का भी साक्ष्य मिला है। ठीक है। निम्नलिखित 18 नंबर, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल का मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। इंपॉर्टेंट है। टेराकोटा किया गया था। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से सेलखड़ी का प्रयोग किया गया। इसके अतिरिक्त मिट्टी, चट, गोमेट आदि का भी प्रयोग किया जाता था। मिट्टी से बनी आकृतियों को टेराकोटा कहा जाता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी, तो किसकी मूर्ति थी, तो नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, जो कांसे से निर्मित थी। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। देवी माता की पूजा संबंधित थी, किससे, तो देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ थे। देखते हैं, देवी माता का मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है। 21, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है, तो कौन नहीं है, तो ऑप्शन डी PS वट्स नहीं है, कनिंघम थे, चार्ल्स मेसन थे, एम व्हीलर थे। इन तीनों ने मिलकर 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की। हड़प्पा वर्तमान में माउंट गोमरी डिस्ट्रिक्ट पश्चिमी पंजाब में पड़ता है, जो पाकिस्तान के प्रांत में है। हड़प्पा संस्कृति का अध्ययन के साथ चार्ल्स मेसन, कनिंघम और मार्टिमर व्हीलर जुड़े थे। PS वट्स का इससे कोई संबंध न था। ठीक है। कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा जो है यह किस प्रदेश में, राजस्थान में विद्यमान, यानी राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। अब कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष और बजवासी लाल, अमलानंद घोष जो है 1953 में खोज किए थे, बजवासी लाल जो है वह 1960 में खोज किए थे। ठीक है। और यह घग्घर नदी के किनारे है कालीबंगा, वर्तमान में काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में घग्गर नदी के बाएं किनारे स्थित सिंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। कालीबंगा के लोग एक ही खेत में दो फसलें उगाना जानते थे। यहाँ से भूकंप आने की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुई, यानी यहाँ से पता चला है। 23 निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जो थे वह 1921 ईस्वी में किया था। अब हड़प्पा की बात आती है तो हड़प्पा रावी नदी के तट पे अभी है वर्तमान में। कहाँ? तो मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे, हड़प्पा के टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने किया था। 1912 ईस्वी में जे.एफ. फ्लिट ने यहाँ से प्राप्त की गई सामग्रियों पर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका में एक लेख प्रकाशित किया। जनरल कनिंघम ने 1853 तथा 1873 ईस्वी में इसका सर्वेक्षण कर पुरा वस्तुएं प्राप्त की। कनिंघम एवं फ्लिट हड़प्पा के पुरातात्विक महत्व का सही मूल्यांकन करने में असमर्थ रहे। 1921-22 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने, पूछा जाता है किसके निर्देशन में? तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में तत्कालीन यानी मांटगोमरी जो है डिस्ट्रिक्ट के संप्रति साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में स्थित हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक महत्व को उजागर किया, यानी खोज किए। 24 इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो 1920 यानी 1921-22 में हुई हड़प्पा सभ्यता की खोज। किसने किया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने। हड़प्पा वर्तमान में रावी नदी के तट पे है। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का पटन नगर यानी बंदरगाह कौन था? तो बंदरगाह लोथल था। लोथल की बात करें तो यह गुजरात के अहमदाबाद में है। रंगनाथ राव 1957 ईस्वी में लोथल की खोज की। यह भोगवा नदी के तट पे है। लोथल अहमदाबाद जिले में सरगवल नामक ग्राम से के समीप स्थित है। 1955 से 62 के मध्य यहाँ एस.आर. रॉ के निर्देशन में खुदाई की गई, जहाँ से 2 मील के घेरे में बसे एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए। 6 खंडों में विभक्त था। यहाँ से ऊंचे चबूतरे, रक्षा प्राचीर, सड़क, मकानों के अवशेष मिले। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार यानी 214 × 36 मीटर का एक घेरा है, जिससे रॉ महोदय ने जहाज़ों की गोदी बताया। इस प्रकार लोथल एक पतन नगर था। यहाँ भोगवा नदी के किनारे स्थित लोथल में दो भिन्न भिन्न टीले नहीं मिलते। पूरी की पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी हुई थी। क्वेश्चन 26 देखते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोयल नामक स्थान पर यानी लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो किसका जहाजी मालघाट था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का। देखते हैं, लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी मालघाट था। 27 सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्वान नहीं था? तो कौन सा विद्वान नहीं था? तो गाय विद्वान नहीं थे, ऑप्शन सी। तो भैंस विद्वान थे, भेड़ विद्वान थे, सुअर विद्वान थे। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। अब देखते हैं हम लोग वैदिक सभ्यता से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जितने भी पूछा गया एसएससी में, सबको देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई? तो किस प्राचीन वेद में? तो ऋग्वेद। यह ऋग्वेद में सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 तक है। ठीक है। अब पूछेगा अथर्ववेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। यह इसमें जादू टोना भूत पिचास के बारे में बताया गया। सामवेद में गायन शैली से है। यजुर्वेद में यज्ञ से है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। ऋग्वेद भारतीय आर्यों की ही नहीं अपितु समस्त आर्य जाति की प्राचीनतम रचना है। यह भारत तथा भारतोत्तर प्रदेश के आर्यों के इतिहास, भाषा, धर्म और उनकी सामान्य संस्कृति पर प्रकाश डालता है। इसमें 10 मंडल और 10 28 सूक्त हैं। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्व ग्रंथ कौन सा है? तो कौन है? सूत्र। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ सूत्र है। इसमें यज्ञ स्थल, अग्निवेदी के निर्माण तथा माप से संबंधित नियम को वर्णित किया गया है। तो किस में किया गया है? तो सूक्त में किया गया है। अब क्वेश्चन 3 को देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो प्रमुख भोजन की बात करें तो दूध और उसके उत्पाद थे। ठीक है। वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में जौ डालकर, जौ जो होता है डालकर क्षीर
पदोदन तथा दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है, जो कि सत्तू को दही में डालकर करम्ब नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वाले में से था? कौन सा अन्न? तो जौ। जौ को ही यव कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? किस धातु का? तो तांबा। तांबा का किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में आयस नामक धातु का उल्लेख है, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है, गुप्त है। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा, लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। वेद शब्द का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, ज्ञान वेद का अर्थ है। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। क्वेश्चन नंबर 7, आर्य पूर्वी के साथ साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। आर्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, इसका प्रमुख कारण उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो किसका नहीं था? तो तंबाकू का नहीं था। तो किसका था? जौ का था, चावल का था, गेहूं का था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा विकल्प सही है? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इस तरह से ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हिंदू धर्म में मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित कर आश्रम व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। हिंदू धर्मशास्त्र मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानते हैं तथा प्रत्येक आश्रम के निमित्त 25 वर्ष की अवधि निर्धारित करते हैं। यथा ब्रह्मचर्य के लिए आरंभिक अवस्था से 25 वर्ष तक, गृहस्थ के लिए 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ के लिए 50 से 75 वर्ष तथा संन्यास जीवन जो है 75 से 100 वर्ष माना गया है। जबाल लोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन नहीं सही नहीं है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये सही नहीं है। वे संस्कृत बोलते थे, सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, उनके पास काफ़ी सारे गायें होती थी। ठीक है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, किस पे थी? तो व्यवसाय पर, वे लोग व्यवसाय पे थे, वर्ण व्यवस्था देख सकते हैं। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि मेरे पिता वृषज यानी वेद है और मेरी माता चक्की, लोगों के घरों में जाकर चक्की चलाती है। ठीक है, 9वें में इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। 12, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, या इस तथ्य से पुष्टि होता है, किससे पुष्टि होता है? तो ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ थे, राइट। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे, यानी गाय के लिए ही लड़े जाते थे। पुरोहित को दिए जाने वाला उपहार प्राय गाय होती थी, न कि जमीन। इस तरह से ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। ऋग्वेद में गाय और सांड की इतनी चर्चा है कि ऋग्वैदिक आर्यों को मुख्य रूप से पशुचारक कहा जा सकता है। उनकी अधिकांश लड़ाइयाँ गाय को लेकर हुई। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्टि यानी गाय का अन्वेषण है। गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी। यहाँ कहीं पुरोहित को दी जाने वाली दक्षिणा की बात आई, उसमें आम तौर पर गाय और दासियाँ होती थी और भूमि कभी न होती थी। ऋग्वैदिक लोग गाय चराने, खेती करने, बसने के लिए जमीन पर कब्जा करते होंगे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। वे लोग आर्यों का जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो पहला यूरोपियन कौन था? मैक्स मुलर थे। मैक्स मुलर महोदय आर्यों का आदि देश मध्य एशिया रोड्स बैक्टीरिया को मानते थे। मुलर के अनुसार पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति एवं पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई। क्वेश्चन नंबर 14, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर यानी टैक्स लेते थे उसे क्या कहा जाता था? तो बलि था, इंपॉर्टेंट है।
वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो टैक्स वसूलते थे उसे बलि कहा जाता था। बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भागदूत या भागदत्त कहलाता था, जबकि संग्रहित कोषाध्यक्ष का कार्य संभालते थे। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? पूछा जाता है, ऋग्वेद से लिया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है। यह मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है कहाँ से? तो मुंडोपनिषद से लिया गया है। देख सकते हैं, भारतीय प्रतीक यानी राज चिन्ह पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडोपनिषद से लिया गया। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो नहीं लाई गई थी तो लुहार यानी लोहारगिरी नहीं लाई गई थी, बाकी सब लाया गया था। देख सकते हैं, ऋग्वेद में बदही, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार, स्वर्णकार आदि दस्तकारों का वर्णन है, जबकि उत्तर वैदिक आर्यों की प्रमुख दस्तकारी में लोहार का वर्णन नहीं है। हालांकि इस काल में लोहे की जानकारी आर्यों को हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण के नाम से जाना जाता था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? किसने? तो गार्गी ने। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यकोपनिषद से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो किसमें खोजा जा सकता है? तो ऑप्शन सी, सामवेद की संहिता में। भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है। सामवेद का अर्थ है गय, अर्थात जिसे गाया जा सके, यानी कि संगीत के साथ स्वरों का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है संगीत में। इस तरह से जितने भी हड़प्पा और वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन अभी तक पूछा गया, सबको हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और ताकि इस तरह के कंटेंट आपको आगे मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।